नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेटपुर में। हम लोग झारखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और झारखंड के इतिहास के क्रम में पार्ट 11 अर्थात 11 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज कितना है? आज पार्ट 12 है। इसके पहले हम लोग झारखंड के इतिहास में क्या देखे थे कि दुर्जन साल को जहांगीर जो है कैद करके कहाँ ले गया था? ग्वालियर के किला में बंद किया था। तो इनसे पहले वो सब वीडियो जो नहीं देखे हैं तो सारा 11 पार्ट तक जो है सीरीज से लगातार वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, या फिर आप प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियो को देखें ताकि यह कहानी आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ सके। आज हम लोग क्या देखेंगे? ग्वालियर किला में जब जहांगीर ने दुर्जन साल को बंद किया था उसके 12 साल के बाद, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए इससे पहले का वीडियो भी अच्छी तरह से देखें ताकि यहाँ आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। देखिए, 12 साल के बाद यानी ग्वालियर किले में जहांगीर ने दुर्जन साल को 12 साल तक बंद रखा उस किले में। इसके बाद जो है जब दुर्जन साल 6000 रुपया सालाना देने को तैयार हुआ जहांगीर को कर के रूप में, ठीक है, कि राजा हम ही रहेंगे। राजा कौन रहेगा? दुर्जन साल ही रहेगा। इसके एवज में मुगलों को अर्थात जहांगीर को 6000 रुपया देने की बात हुई, उसमें सहमति बना और इस कारण जाके जहांगीर जो है दुर्जन साल को शाही का उपाधि दिया, जिसको लोग शाह भी कहते हैं। शाही का उपाधि एक तरह से क्या होता था, नाम के आगे भी लगता है, कभी पीछे भी लगता है, तब जाकर इसका नाम दुर्जन साल से चेंज होके दुर्जन शाह पड़ा, ठीक है। दुर्जन साल से चेंज होकर दुर्जन शाह पड़ा। तो आप यहाँ ये भी याद रख सकते हैं कि दुर्जन साल को कौन सा उपाधि दिया गया था? शाह की उपाधि दिया गया था। और किसने दिया था? जहांगीर ने दिया था। और 6000 वाला भी बात आप याद रख सकते हैं कि 6000 सालाना वार्षिक कर के एवज में 12 साल के बाद इसको ग्वालियर के किला से मुक्त कर दिया गया था। इसके बाद देखेंगे जहांगीर का आत्मकथा तुजु की जहांगीरी। यह एक अजीब घटना है। अजीब घटना नहीं कहने का मतलब ये है कि ये तुजु की जहांगीरी जो है अपना आत्मकथा खुद लिखा है जहांगीर ने। और अपना आत्मकथा जब खुद लिखा है तो इस अपना आत्मकथा में उन्होंने छोटा नागपुर का उल्लेख किया, अर्थात झारखंड, जिसको कोकरा भी कहते थे, तो झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किया है। और उस किताब में ऐसा लिखा गया है कि झारखंड क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से जहांगीर को सोने की प्राप्ति हुआ करता था। अब यहाँ पे क्या होगा, एक सवाल है जो आपका मतलब एग्जाम में काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होगा। वो एक था शंख नदी, ठीक है। इसके पहले के वीडियो में बताए थे कि जहांगीर ने जब शंख नदी के क्षेत्र में अपना कब्जा किया था तो शंख नदी किसके लिए फेमस था? तो वहाँ क्या था? शंख नदी हीरे के लिए फेमस था। ध्यान रखेंगे, जहांगीर के समय में शंख नदी हीरे के लिए फेमस था। लेकिन जहांगीर की जो आत्मकथा है तुजु की जहांगीरी, उस किताब में ये लिखा हुआ है कि उसे छोटा नागपुर से ये क्या प्राप्त होता था? सोने की प्राप्ति होती थी। तो यहाँ आप देखेंगे क्वेश्चन किस तरह से, अगर उसका आत्मकथा के अनुसार बोलेगा कि छोटा नागपुर से क्या प्राप्त होता था तो आपका आंसर क्या होगा? सोना प्राप्त होता था। और ऐसा अगर क्वेश्चन ये रहे कि शंख नदी किसके लिए फेमस था तो आंसर आपका क्या होगा? हीरा होगा, ठीक है। आगे चर्चा करेंगे अफजल खान कौन थे? अफजल खान जो थे वो अबुल फजल के पुत्र थे। अबुल फजल के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे, जिसका हत्या वीर सिंह बुंदेला ने किया था। और ये अबुल फजल अकबर का नवरत्न में एक थे, ठीक है। तो इसका हत्या किसने किया था? वीर सिंह बुंदेला ने किया था। तो ये वही अबुल फजल है जिसका पुत्र था अफजल खान, और एक थे इबादत खान। और इन दोनों को जहांगीर ने चेरो राजा के विरुद्ध मतलब अभियान करने के लिए, या कह सकते हैं कि चेरो राजाओं को हराने के लिए भेजा था। आपको बार बार बता चुके हैं कि कोई भी राजा जो होता था वह अपने नहीं जाता था, अपना सूबेदार या फिर अपना सेनापति को वो भेजते थे। तो जहांगीर जो है चेरो राजा के विरुद्ध किसको भेजा था? याद रखेंगे, अफजल खान को भेजा था जो उसका सूबेदार था, और इबादत खान को भेजा था। इसके बाद जैसे कि ये मुगल चल रहा है, अभी जो संबंध चल रहा है ये आपका क्या चल रहा है? मुगल और चेरो, ठीक है। मुगल और चेरो चल रहा है फिलहाल। तो मुगल में आपका पता है कि मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? बाबर किया था। उसके बाद बाबर के बाद कौन आया? हुमायूं आया। और हुमायूं के बाद आया अकबर, और अकबर के बाद आपका आया जहांगीर, और जहांगीर के बाद आया शाहजहां।
शाहजहाँ के बाद फिर आपका औरंगजेब, जो जिसका संबंध झारखंड से था, हम उनका चर्चा करेंगे। औरंगजेब, ठीक है, यहाँ तक तो चर्चा होना ही है। औरंगजेब तो बाबर के समय में कुछ विशेष नहीं हुआ था और हुमायूं के समय में कुछ विशेष नहीं हुआ। अकबर और जहांगीर का इस क्षेत्र में जब ध्यान पड़ा था, तो अब यहाँ एक सवाल बनता है कि अकबर भी इस क्षेत्र में आक्रमण किया और काफ़ी क्षेत्र को क्या किया, झारखंड के काफ़ी क्षेत्र को जीते भी, और जहांगीर ने भी क्षेत्र पर लगातार आक्रमण उसको मतलब कर रहा है ताकि उसका अधिकार इस क्षेत्र पर हो। लेकिन गुलामी, झारखंड पर मुगलों का आधिपत्य, मुगलों का कब्जा कह सकते हैं कि किसके शासनकाल में हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप याद रखेंगे। जहांगीर, झारखंड में मुगलों का आधिपत्य, मुगलों का अधिकार, ये आप लिखे भी है। जहांगीर के समय में छोटा नागपुर था झारखंड, छोटा नागपुर मुगलों का आधिपत्य हुआ, यानी कि अधिकार हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहांगीर के समय में ही यहाँ पर अधिकार हुआ था मुगलों का, ठीक है। अब हम बात करेंगे शाहजहाँ के बारे में। तो शाहजहाँ का यहाँ पे लिखा है सौहार्दपूर्ण, इसका व्यवहार जो बहुत अच्छा था, उसको मतलब ज़्यादा साम्राज्य विस्तार करना नहीं था झारखंड क्षेत्र में, इसीलिए उसने इस क्षेत्र में आक्रमण नहीं किया। फिर भी उस समय की अगर हम बात करें तो शाहजहाँ के समय बात करें तो उतना कुछ संघर्ष और युद्ध नहीं हुआ, सिर्फ जहांगीर, ज़्यादा से ज़्यादा आप जहांगीर को ध्यान रखेंगे। और लास्ट में जहांगीर के समय यहाँ पर क्या हुआ कि अधीनता स्वीकार करना पड़ा काफ़ी राजाओं को, इसलिए कहते हैं कि झारखंड में कब्जा मुगलों का जो हुआ था किसके समय में, जहांगीर हुआ था, जहांगीर के समय हुआ था। अब देखिए जहांगीर के समय चेरो राजा कौन था, जहांगीर के समय चेरो राजा कौन था, तो जिस समय जहांगीर थे उस समय यहाँ का राजा था अनंत राय, और ये अनंत राय कौन थे, भगवत राय का उत्तराधिकारी था। और भगवत राय कौन थे, भगवत राय वही थे जो चेरो वंश का स्थापना किया था, क्योंकि पलामू में चेरो वंश से पहले आपका रक्सेल वंश था। तो रक्सेल वंश को आधिपत्य करके, मतलब उसको क्या कहते हैं, अपदस्थ करके, आधिपत्य नहीं अपदस्थ, उसको हटाकर, रक्सेलों को हटाकर चेरो का स्थापना किया था भागवत राय। और भागवत राय का उत्तराधिकारी था अनंत राय, जिस समय जहांगीर का कब्जा इस क्षेत्र में, आक्रमण इस क्षेत्र में हो रहा था। तो अभी आपने जहांगीर के बारे में देखा कि जहांगीर के समय में यहाँ पर जो था झारखंड में मुगलों का मतलब अधिकार हो गया। अब देखेंगे शाहजहाँ के बारे में थोड़ा सा, जैसे कि हम शाहजहाँ के बारे में आपको बता चुके हैं कि शाहजहाँ के समय में कुछ विशेष आक्रमण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत है जो हम आपको बताएंगे, क्योंकि उस समय प्रेम भाव और सौहार्दपूर्ण की व्यवहार था शाहजहाँ के साथ। लेकिन होता क्या है कि शाहजहाँ के समय जो है पलामू का जो राजा था जिसका नाम था प्रताप राय, और प्रताप राय जो सालाना कर दे रहे थे, आपको बताया कि राजा कर भेजते थे, तो प्रताप राय जो सालाना कर दे रहे थे किसको, शाहजहाँ को जो भेज रहा था ये प्रताप राय, वो बंद कर दिया, ठीक है। किसी कारणवश ये देने में असमर्थ थे, और जब देने में असमर्थ थे तो वहाँ पे कर भेजना बंद किया, और बंद किया तो जब ये बात शाहजहाँ को पता चलता है कि प्रताप राय कर नहीं भेज रहा है, तब अपना जो सूबेदार था उस समय बिहार का शाइस्ता खान को नियुक्त किया था शाहजहाँ ने। तो शाइस्ता खान को भेजा आक्रमण करने के लिए, किसके पास, प्रताप राय के पास, अर्थात चेरो, क्योंकि ये चेरो राजा था, ये क्या था, चेरो राजा। और 26 जनवरी 1642 को एक युद्ध होता है चेरो और मुगलों के बीच, याद रखेंगे, चेरो और मुगलों के बीच, चेरो और मुगलों के बीच 26 जनवरी 1642 को एक युद्ध होता है, जिसमें से प्रताप राय को बंदी बना लिया जाता है, ठीक है। और बंदी बना लेने के बाद प्रताप राय को जो है सो अपने अधीन क्या, अपने पास ले जाता है। तो जब प्रताप राय को बंदी बना के मतलब शाहजहाँ ले जाता है, तो क्या होता है, ये चाहता है कि हमें तत्काल जो है सो छोड़ दे शाहजहाँ, ताकि हम क्या करेंगे कि फिर से राजा बनकर मतलब कर देते रहेंगे। लेकिन तो जब इस बात को स्वीकार किया कि हम अब कर भेजते रहेंगे, क्योंकि कर बंद कर दिया था, जिसके कारण उसको मतलब क्या कर लिया, बंदी बना लिया। और जब प्रताप राय ने ये बात स्वीकार किया कि ठीक है अब से हम कर देंगे, तो उसे छोड़ने के लिए भी, तो ये कर देने के लिए स्वीकार किए, और तत्काल रिहाई के लिए, तत्काल छोड़ दे, इसके लिए जो शाहजहाँ के सूबेदार था शाइस्ता खान, उसको 80,000 रुपया दिया। तो अभी हमने क्या देखा कि जहांगीर ने लगातार क्या किया, यहाँ पे आक्रमण किया और झारखंड में अधिकार भी हो गया मुगलों का। शाहजहाँ के साथ प्रेम भाव था, फिर भी शाहजहाँ के समय एक आक्रमण हुआ था जब यहाँ पे प्रताप राय था और वो समय पर अपना कर नहीं भेज रहे थे। अब लोग आगे देखेंगे, तो देखिए अब लोग देखेंगे कि मेदिनी राय कौन थे।
तो जिस शाहजहाँ के बारे में देखा आपने, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आया और औरंगजेब के समय चेरो राजा कौन थे? मेदिनी राय थे। और जिस समय मेदिनी राय चेरो का राजा था उसी समय औरंगजेब का सेनापति, जिसे लोग सूबेदार के रूप में भी कह सकते हैं, जिसका नाम क्या था? दाऊद खान। तो दाऊद खान ने क्या किया? 5 मई 1760 को, 5 मई 1660, 1760 नहीं 1660 को कोठी एवं कुंडा का किला पर मतलब आक्रमण किया। किसने आक्रमण किया? दाऊद खान किए। और दाऊद खान ने जब ये कोठी और कुंडा का किला में आक्रमण किया उस समय यहाँ कुंडा का जो शासक था उसका नाम था चुन्नू राय। और ये चुन्नू राय इस आक्रमण को देख के दाऊद खान ने जो आक्रमण किया वो बहुत भयावह था। ठीक है, ये चुन्नू राय काफ़ी भयभीत हो गए, काफ़ी डर गए। ठीक है, और इसी डर के वजह से चुन्नू राय जो है सो इस्लाम स्वीकार कर ली। जो लोग कहते हैं ना इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेना, तो चुन्नू राय क्या हुए? इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए। और इस्लाम धर्म स्वीकार करना चेरों में कहीं ना कहीं एक शर्मिंदगी वाला बात हो गया, काफ़ी चर्चाएं होने लगी। और उसका जो भाई था सुखर राय, और आपके घर मतलब क्या कहते हैं कि जब इसको भी खराब लगा कि सुखर राय को कि मेरा भाई जो है चुन्नू राय जो है इस्लाम स्वीकार कर लिया, काफ़ी बदनामी वाली बात थी। तो ये सुखर राय ने क्या किया? मेदिनी राय के कहने पर, ऐसा कहा जाता है कि मेदिनी राय के कहने पर सुखर राय ने अपना भाई चुन्नू राय का हत्या कर दिया। और हत्या करने का मुख्य वजह यही था कि चुन्नू राय इस्लाम स्वीकार कर लिए थे। काफ़ी इसके अपने आप में मतलब क्या कहते हैं घुटन जोतन बदनामी ये महसूस हो रहा था। और साथ में मेदिनी राय ने इसको एक तरह से हत्या करने के लिए कहा भी इसलिए किया। अब क्या हुआ? मेदिनी राय जो है प्रस्ताव भेजा किसको? दाऊद खान को, कि हम सालाना आपको जो है सो कर देंगे, आप हम पर युद्ध ना करें, पलामू पर जो है सो युद्ध ना करें। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, वहाँ पे युद्ध किया दाऊद खान ने, दोबारा युद्ध किया। और जब युद्ध किया तो मेदिनी राय जो है पलामू छोड़कर भाग गए सरगुजा। ठीक है, और सरगुजा भाग गए। जब सरगुजा भाग गए तो काफ़ी समय तक सरगुजा भागने के बाद मनकली खान जो है सो वहाँ का चेरों का एक तरह से क्या कहते हैं फौजदार बना रहा। और मेदिनी राय जो थे, जो भाग के सरगुजा गए थे, ये काफ़ी समय से इंतजार कर रहे थे कि हमें जैसे ही मौका मिलेगा हम दोबारा क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे। और ऐसा ही हुआ कि वो दोबारा आक्रमण किया। और दोबारा आक्रमण करने के बाद जब मेदिनी राय शासक बनता है तो काफ़ी उसने क्या करता है कि मतलब कृषि के क्षेत्र में, जैसे क्या करते हैं कृषि के क्षेत्र में बहुत प्रकार का कार्य होता है, नहर खुदवाना होता है और व्यवस्था करवाना, सिंचाई का व्यवस्था करना। तो कृषि के क्षेत्र में इतना ज़्यादा मेदिनी राय ने काम किया कि कृषि के कारण ही उसके शासनकाल को कहा जाता है स्वर्णकाल। चेरो राजा के किस मेदिनी, ऐसा पूछा जाता है किस चेरो राजा के शासनकाल को स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेदिनी राय के। क्योंकि उसने कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा काम किया था। तो अभी आपने देखा कि मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो का स्वर्णकाल कहा जाता था। किसके लिए? इसको भी आप ध्यान रखेंगे, कृषि के क्षेत्र में काफ़ी काम किया था। और मेदिनी राय का जो उत्तराधिकारी हुआ, मतलब मेदिनी राय के जो बाद राजा बने चेरो में, वो आपका बना था रुद्र राय, जो लगभग 6 साल तक शासन किया था। और इसके बाद आता है आपका दिग्पाल राय, जो लगभग 2 दशक कहने का मतलब 20 साल तक लगातार शासन किया। और इसका उत्तराधिकारी फिर से होता है साहब राय, जिसका शासन 1716 तक चलता है, 1716 तक। तो